हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज कैरियर वेव। और काफी दिनों से आप लोग की आग्रह थी कि कुछ अपडेट दिया जाए डीवी के बारे में, कुछ अपडेट दिया जाए वैकेंसी के बारे में, और क्या क्या चर्चा चल रही है आजकल, क्या कुछ चल रहा है अंदर, और क्यों हर चीज ऐसा रुका हुआ थमा सा लग रहा है। अच्छा, वीडियो सेशन शुरू करने से पहले एक चीज आपको बता दें कि जो हम लोग के फाउंडेशन बैच चलते हैं, जिसमें से ही हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो रहते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन के टाइम पे उतना टाइम मिल नहीं पाता पढ़ने के लिए। तो इस वाले बैच में जो हम लोग चल रहे थे, इसमें 11 सेगमेंट हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब स्टार्ट होने वाला है 12 सेगमेंट। दैट मीन्स इफ यू आर ऑप्टिंग और थिंकिंग ऑफ बिकमिंग एन एटीसी ऑफिसर, दैट मीन्स इट इज द राइट टाइम टू ज्वाइन इन। मतलब अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप 12वीं सेगमेंट से ही स्टार्ट करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि पिछला कवर करना है। यानी यहीं से आप शुरू करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू करेंगे, और बाद में जैसे ही हम लोग फिर से मतलब लूप मोड में चलते रहते हैं, फिर आप 11 कवर कर लेंगे। दैट मीन्स इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट। तो ये हो गई उसके बारे में अपडेट। लाइए शुरू करते हैं सेशन के बारे में। देखो, पहली चीज तो ये है कि अभी पार्लियामेंट में कुछ डिस्कशन चल रहे थे। जैसे पिछली बार हमने एक वीडियो आपको डाला था, सारे रिपोर्ट्स वगैरह उसमें समझाए थे, सेम ऐसे ही कुछ घटनाएं अभी भी चल रही हैं। और क्या क्या चल रही है, देखो पहली चीज तो ये है कि अगर देखोगे 13 दिसंबर यानी परसों की न्यूज है, जो बता रहा है इंडिया सॉट ऑन 1260 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, नियरली 23% पोस्ट वैकेंट, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इन पार्लियामेंट। ये डेक्कन न्यूज का स्क्रीनशॉट है। दूसरा अगर देखेंगे तो ये यूनिपोस्ट का है, इसमें भी वही बोल रहा है कि 49% पोस्ट वैकेंट है, और ये 8 दिसंबर की न्यूज है। यानी मीडिया कहीं ना कहीं इस चीज पे ज्यादा दबाव दे रहा है कि जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टेज एक रोल प्ले कर रहा है। और अगर आप लोग को ज्ञात हो तो शायद 7 नवंबर के आसपास में एक सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गई थी, जिसकी वजह से 824 या लगभग 800 प्लस फ्लाइट्स ऐसी थी जो अफेक्टेड हुई थी। तो उसके लिए भी पार्लियामेंट में कुछ क्वेश्चनेयर हुए थे। यानी जो सेफ्टी एंड रिस्क मेजर्स हैं वो आजकल इस टाइम पे रियल फिनोमेना है, ना कि कोई एक चलता बुझता जिसको इग्नोर किया जा सके। ठीक है। और अभी की घटना जो आपने दिसंबर स्टार्टिंग में देखी थी, जिसमें कि इंडिगो एयरलाइंस ने बहुत तगड़े तरीके से डिसरप्ट कर दिया था अपने सारे मैनेजमेंट को, और बहुत सारे फ्लाइट्स इंक्लूडिंग लगभग थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट डेली बेसिस पे क्या हो रही थी, हैम्पर हो रही थी, और उसकी वजह से सारे पैसेंजर्स जो है काफ़ी कुछ झेल रहे थे। तो उसको लेकर के भी इस समय मुद्दा एकदम गर्म सा है, और जिसको लेकर के फिर वैकेंसीज और सारे मुद्दे भी बीच बीच में चर्चा में आ रहे हैं। हाल ही में हमने टेलीग्राम मेन चैनल जो कि है @AI_ATC, उस चैनल पे हमने एक वीडियो क्लिप भी डाली थी, जिसमें राम मोहन नायडू मंत्री जी अपने जो एविएशन मिनिस्ट्री के हैं, उन्होंने भी कुछ संज्ञान लेते हुए चीज़ें उसमें बताई थी। ये पहली बार ऐसा इतिहास में था कि कोई घटना हुई हो, मिनिस्ट्री ऑफिशियल यानी मिनिस्ट्री का मेन मिनिस्टर ही आके बात बोल रहा हो और इतने कॉन्फिडेंट तरीके से बोल रहा हो, तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा सकता है। हालांकि उसमें थोड़ा सा बस पार्ट वैकेंसी को लेकर के आया था बीच में। हमें लगता है कि रिपोर्टर उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे शायद वैसे क्वेश्चंस के लिए, और रिडंडेंट क्वेश्चंस ज़्यादा वो लूप में पूछते रह गए, लेकिन ढंग के क्वेश्चन नहीं पूछ पाए। पर वो क्वेश्चन था वैकेंसी को लेकर के, जिस पर उन्होंने कहा था कि हम बहुत तेजी से इसको भरेंगे, आगे फिलअप करेंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर है 836, और ये 8 दिसंबर को रिप्लाई करी गई है, यानी ये भी हाल ही में 3-4-6 दिन पहले ही रिप्लाई इसका आया है। इसमें श्री मुकुल बालकृष्णा वशी जी पूछ रहे हैं कि क्या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बताएगा या मिनिस्टर बताएंगे कि हाई ऑपरेशन कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉटलनेक्स है, बॉटलनेक्स मतलब जो हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर्स 4 ही टोटल में हैं, और वो कैपेसिटी फुलफिल नहीं कर पा रही जितने हमारे पास नए रिक्रूटमेंट्स वाले ट्रेनी जा रहे हैं, तो उसको लेकर के भी। और ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज मतलब वही वैकेंसीज की बात कि मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय सिविल एविएशन सेक्टर इन द कंट्री, इफ सो डिटेल देयर ऑफ एंड द रिस्पांस ऑफ गवर्नमेंट देयर ऑन, वेदर द गवर्नमेंट हैज एनी प्लान टू मेक स्ट्रक्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन द सेक्टर टू इंश्योर सेफ्टी इन द एयर ट्रैवल, एंड इफ सो डिटेल्स देयर ऑफ एंड द रीजन देयर फॉर। ऐसे करके इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। इसको हम अगर थोड़ा सा जूम करें तो आप यहाँ पे आंसर्स देख पाओगे कि ए से डी तक के यानी चारों क्वेश्चन का जवाब एक पैराग्राफ में, द एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट एयरपोर्ट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस अंडरटेकन फ्रॉम टाइम टू टाइम। वही सारी चीजें पुराने की, पैसेंजर डिमांड, फोरकास्ट, ऑपरेशन, हम तो बहुत बढ़िया हम काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। और ये बता रहा है कि मैन पावर पोजिशन इन द DGCA या BCAS या एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया, जितने मैन पावर हैं वो यहाँ लिस्टेड है। और क्या लिस्ट होकर के आया है, ये है मैन पावर का डेटा, जिसमें बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन BCAS में 598 में से 395 फील्ड अप हैं, 203 करीब बैकएंड हैं। DGCA में 1630 में से 836 फील्ड अप हैं, लगभग 704 यानी ऑलमोस्ट 50% वैकेंट हैं। AAI में 25,730 टोटल स्टाफ हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और सारे ग्रुप्स के मिला करके, जिसमें फील्ड अप हैं 15,959 और 9,771 पोस्ट अभी भी वैकेंट हैं, जिनका प्रोसीजर कंटिन्यूअस है, यानी आगे होकर के चलेगा। इसमें कुछ सेगमेंट और भी हैं, जैसे अगर आप एक और देखें क्वेश्चन नंबर 824 जो कि राज्यसभा में अनस्टार क्वेश्चन रहा, और ये इसका जवाब भी 8 दिसंबर को ही हुआ है, और इसमें श्री PP सुनील ने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं देखो फटाफट से। द डेटा ऑफ द एयरलाइन ऑपरेटर फ्लाउटिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट बाय DGCA
The AI and BCS during the last 5 years introducing the detail of nature of violation and action taken yearly and year wise. क्या एक्शन वगैरह ले रहे हैं उसके बारे में उन्होंने पूछा है। करंट स्टेटस ऑफ वैकेंसीज भी पूछी हैं। अच्छा, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को लेकर के यही इतने क्वेश्चन नहीं, कई सारे रहते हैं, लेकिन हम उसमें से वही उठाते हैं जो कि वैकेंसी को के रिगार्ड में रहते हैं, यानी कि एटीसी वैकेंसी में। अगर आप थोड़ा सा जाएंगे उस चैनल पे और फाइल सेक्शन में जाएंगे तो हमने एक पीडीएफ कंपाइल किया है जिसमें आज एडिट करके ये दोनों क्वेश्चंस भी उसमें डाल दिए हैं। तो आपको एक डेटा मिलेगा ईयर वाइज पूरा ट्रेंड का, संसद का यानी पार्लियामेंट का, कि कौन कौन से क्वेश्चन आए लोकसभा में, राज्यसभा में, सारे। अभी तो हाल फिलहाल में हम राज्यसभा के 2 क्रूशियल सेगमेंट आपको दिखा रहे हैं, बाकी लोकसभा के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली वैकेंसी से रिलेटेड नहीं थे, ठीक है, पर हाँ इन्फ्लुएंस तो करते ही हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कब कब इन्होंने इन्फोर्समेंट एक्शन कितने कितने लिए हैं। तो अगर आप देखोगे इन्फोर्समेंट एक्शन जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2025 में नवंबर तक 19 एक्शन जो कि थे वायलेशन के प्रति वो लिए गए हैं, और यही चीज कहीं ना कहीं इशारा करती है जो पार्लियामेंट्री यानी राज्यसभा की कमेटी रिपोर्ट आई थी, है ना, और उस कमेटी रिपोर्ट ने बहुत सारे सुधार दिए हैं। उन्होंने एक चीज को एक्नॉलेज भी किया है, हमें लगता है कि आप उसको एक बार पढ़ेंगे, देखेंगे, पेज नंबर 15 पे जाइएगा, वहां पे एटीसी से रिलेटेड बहुत सारे डेटा आपको मिलेगा। तो जो भी राज्यसभा की कमेटी रिपोर्ट थी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी, और आपको करना क्या है, टेलीग्राम पे जाकर के किसी को मैसेज करिएगा @AAI_ATC, फिर इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या अगर सर्च करके मिल जाए तो सर्च करके चले जाइएगा। यहाँ पे जाइएगा फाइल सेक्शन में तो आपको मिलेगा, भी हाल ही फिलहाल में हमने वो भी डाला था, और उसको जरूर देखिएगा, वो जरूरी है देखना, जानकारी आपको रहेगी तो एक बेटर कॉन्फिडेंस रहेगा। फंड एलोकेटेड और सारी चीजें इन्होंने पूछी थी सब कुछ, और यहाँ पे इन्होंने देखो वैकेंट वो समझाए हैं कि एटीसीओ एआई में कुल 9,771 पद खाली हैं, जिसमें एटीसीओज यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स की कुल वैकेंसीज जो हैं वो 1260 एज ऑन डेट 30/11/2025 यानी 30 नवंबर 2025 को 1260 प्लस पोस्ट वैकेंट बताई जा रही हैं। इसमें नए सृजित पद, अब यानी इस साल में कोई नया पद सृजित नहीं किया गया है। लास्ट ईयर 840 पोस्ट नए क्रिएट किए गए थे, इस साल कोई क्रिएशन ना होने के बावजूद भी 1260 प्लस पोस्ट हैं। अभी एविएशन को 2047 तक जो टारगेट कर रहे हैं, ये 250 प्लस एयरपोर्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ने की टारगेट कर रहे हैं। दैट मीन्स की ह्यूज डिमांड आगे है, और कंटिन्यूम में अगर आपने देखा होगा जो वैकेंसी का हमने कैलेंडर भी दिखाया था आपको, उसमें भी आपने देखा होगा कि ट्रेंड वाइज 2025 की जो रिक्रूटमेंट जो एक अनुमान था, इनका लक्ष्य था, उसमें लगभग सारे कवर कर रहे हैं, जिसमें एटीसीज को और कॉमन कैडर वाली जो नॉन टेक्निकल पोस्ट थी और टेक्निकल पोस्ट थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो वो दोनों सेगमेंट अभी नहीं कवर हो पाए हैं। जबकि टेक्निकल पोस्ट जो कि गेट के थ्रू आनी थी वो जरूर इन्होंने अचीव किया है, 976 वैकेंसी इस साल दे करके गेट के थ्रू। जाहिर सी बात है सबके ट्रेनिंग्स जो होंगे, जो भी लर्निंग कैपेबिलिटीज उनकी होंगी, वो सारे कहाँ होंगे, उसी ट्रेनिंग सेंटर जो 4 हैं पहले से, जिनकी कैपेसिटी 210 है एज पर द राज्यसभा कमेटी रिपोर्ट। अगर 210 ही कैपेसिटी है उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी, तो जाहिर सी बात है कि अगर फायर सर्विसेज वाले, एचआर वाले, हर डिपार्टमेंट के अगर सारे लोग वहीं ट्रेन होने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक बॉटलनेक कंडीशन आता है। और यही कारण कुल मिला जुला करके अपडेट में नाम सामने निकल के आया है कि जिन बच्चों का डीवी अभी यानी पिछले वैकेंसी का जो डीवी अंडरलाइन है, यानी कि अभी आगे प्रोसीड नहीं हो पाई है, उसमें यही चीज है। पिछली बार ये आई थी कि इस जो कमेटी रिपोर्ट थी उसका जवाब देगा डीजीसीए, लेकिन अभी फिलहाल निकल के आ रहा है कि जवाब नहीं, उस पर सीधे एक्शन लेगा, और सारे इंप्रूवमेंट जो हाईलाइट किए गए थे उसको 1 by 1 वो टैकल कर रहे हैं और अंडर द प्रोसेस हैं। और इसी बीच में कई सारी घटनाएं जो थी वो जाहिर सी बात है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को तेज करने के बजाय, हालांकि जो तेज करनी चाहिए लेकिन फिर भी हैम्पर कर दी, क्योंकि मिनिस्ट्री को सारे सेगमेंट पे ध्यान देना रहता है, जिसमें सिक्योरिटी सबसे फर्स्ट पे आती है, और सिक्योरिटी को लेकर के 2-3 घटनाएं जो हाल फिलहाल में हुई हैं अप्रैल से लेकर अभी तक में, वो काफी कंसर्निंग है, और उसकी वजह से थोड़ा डिसरप्शन भी देखने को मिला है, और रिक्रूटमेंट प्रक्रियाएं जो थी थोड़ी सी हमको लगता है कि स्लो डाउन रही होंगी, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। आगे अगर देखें कि हम लोग का जो इस बार का वैकेंसी था, उसमें अगर देखें तो अप्रैल में नोटिफिकेशन आती है 4 तारीख को। इस नोटिफिकेशन संख्या का नाम था 2/2025, और इसमें आपने देखा होगा कि अप्रैल मई में इसका फॉर्म फिलअप हो गया, 14 जुलाई को पेपर था, अगस्त के आसपास में आंसर की आ गई, उसका फिर से दोबारा से उन्होंने ऑब्जेक्शन भी मांगा था, ऑब्जेक्शन भी फिलअप हो गया, और 1 सितंबर को हमारे पास में रिजल्ट आ गया था। 1 सितंबर को हमारे पास रिजल्ट आ गया। उसके बाद में फिर हम लोग के पास मार्क्स भी यानी स्कोर कार्ड भी विजिबल हो गए थे। आगे प्रक्रिया क्या है, डीवी, पुलिस वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट एंड ऑल दैट। और जिसकी प्रक्रिया ये है कि डीवी, वॉइस टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस, ये सब एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी अभी डीवी वाली लिस्ट आएगी वो एक साथ में करेगी, और अनुमानतः इस महीने में आने की संभावना कम है, तो हम नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा होप सब कर लीजिए। नेक्स्ट मंथ में यानी जनवरी में फर्स्ट वीक के आसपास में ऐसे खबर लगे हैं, या उससे पहले ही कोशिश करेंगे, तो जनवरी फर्स्ट वीक या उससे थोड़ा सा पहले हमको उम्मीद है कि एक ये डीवी वाली लिस्ट आ जाएगी। शायद उससे पहले भी आ जाए, क्योंकि चर्चाएं जोर शोर से हैं, तो जो भी अपडेट्स मिलते हैं जाहिर सी बात है इसी को लेकर के मिलते हैं, लेकिन फिर भी अपडेट्स भी एक किसी पर्सन ने दिए हैं, वो पर्सन पूरा गवर्न तो करता नहीं, तो जाहिर सी बात है वो अपना ही सेगमेंट देख पाएगा। और क्योंकि अभी के हिसाब से जो सेफ्टी क्राइसिस बने हैं
उसके आपसे अगर देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, MOCA, AAI, DGCA सारे इंटरलिंक्ड हैं। जाहिर सी बात है BCAS सारे के सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। इसका मतलब ये है कि एक डिसीजन दूसरे से, यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का भी जो डिपार्टमेंट है DPCSE, वो खुद में भी इसमें इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स जो कि रिक्रूटमेंट को एक बार जाकर के पुनरावृत्ति के लिए देखती है और बजट एलोकेट करती है, जिसने थोड़ा सा अपडेट जहां से मिला था कि नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में हम लोग को एक एग्जाम देखने को मिलेगा। दैट मीन्स अगर एग्जाम का प्लानिंग वो लोग मार्च अप्रैल का कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जनवरी एंड या फिर मिड के आसपास तक हम लोग को नई वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। और अगर उस टाइम लाइन को हम लोग करेक्ट माने तो जाहिर सी बात है कि अभी हमारे पास प्रिपरेशन का टाइम कम है, सो दैट यू गाइस शुड बी प्रिपेयरिंग इन द सेम वे। और जो लोग बच्चे अभी बैठे हैं चुपचाप कि जब DV आएगा तब देखेंगे, तो जाहिर सी बात है आप, हमें लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हो मेंटली भी। बस ये है कि ये जो हॉल्ट प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चरिंग रहता है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट ना मिल पाना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। और डिपार्टमेंट चाहे फेस कर रहा हो आपके क्वेश्चन या ना कर रहा हो, वहाँ पे कस्टमर जो सपोर्ट है वो फेस कर रहा हो ना कर रहा हो, लेकिन हम डेली फेस कर रहे हैं और हम उन चैलेंजेस को डेली आपसे सुनते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है सुन करके कि आप सब कुछ होने के बावजूद आप चुपचाप बैठे हो और डेली का डेली ही क्यास लगा रहे हो कि कल हो जाए कल हो जाए कल हो जाए, उसकी वजह से और कोई जॉब भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो। तो एक चैलेंजिंग है और हम उसको समझ भी रहे हैं। जितना हमसे हो पाता है वो अपडेट्स तो आपको देते ही हैं, लेकिन बहरहाल साथ में हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप बीच में प्रिपरेशन अपनी जारी रखें, चाहे वो ATC की हो चाहे अलग डिपार्टमेंट की हो। जैसे हमने IMD का बताया था, तो वो इस तरह के कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब या ऐसे कुछ भी जॉब आपको दिखते हैं तो उसमें ट्राई करें। क्या शर्तें रहनी चाहिए कोई जॉब पैरेलल में चलाने के लिए? जाहिर सी बात है उसमें नॉन टेक आपका ATC लेवल वाला नॉन टेक उसमें कवर हो या उससे ऊपर का कवर हो रहा हो, और प्लस जो टेक हो, टेक वही चुने जिसमें फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड ही हो और 10+2 का स्टैंडर्ड हो। अगर ये सारे फुलफिल हो रहे हैं तो इन पैरेलल जॉब्स को आप कवर कर सकते हैं। नॉन टेक बेस्ड पे अगर आप जॉब देखें तो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट का जॉब, आपका DRDO में भी साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट आई है, तो आप चाहें तो उसको भी कैटर कर सकते हैं। DRDO सेप्टेम्बर नाम से आई है ना, उसको जरूर देखिएगा। दूसरी चीज अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, एक महाराष्ट्र में भी वैकेंसी आई थी, हालांकि जो मुंबई ओरिजिन या महाराष्ट्र ओरिजिन के होंगे वही उसमें भर पाएंगे, क्योंकि मराठी एज ए लैंग्वेज उसमें डिमांड किया है। तो और उसके अलावा जैसे आपका देख लीजिए, अगर CGL है ना, CGL हो गया, CHSL हो गया, फिर बैंकिंग के एग्जाम्स आपके हो जाते हैं, IPS का हो जाता है ना, IPS में PO हो गया, क्लर्क हो गया, ये सारे एग्जाम्स आपके नॉन टेक को कवर करते हैं। टेक्निकल पार्ट को अगर कवर करने की बात करें तो आपका ऐसे कर लेता है, आपका सेप्टेम का जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरा का पूरा कवर कर लेता है सेप्टेम, यानी जो DRDO की वैकेंसी आई है उसमें। और साथ साथ में अगर आप देखें तो साइंटिफिक असिस्टेंट के अलावा भी कुछ पोस्ट ऐसे आते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, जो कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट या जूनियर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, इस तरह के जो जॉब PSUs में आते हैं उसमें भी हो पाते हैं। मतलब उसमें भी आमतौर पे फिजिक्स और मैथ 10+2 लेवल का रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमको सिलेबस दिखता है। तो ऐसे जॉब्स आपको जाहिर सी बात आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्टअप भी करेंगे, जो ATC का ड्रीम है आपका। और अगर आप में से किसी को भी ये लग रहा हो कि सर ATC की प्रिपरेशन छोड़ दें, नहीं मजा आ रहा है या बहुत रेस्ट मतलब अनसर्टेनिटी रहती है, तो ध्यान रखें अनसर्टेनिटी सारे एग्जाम्स में है। चाहे आप CGL उठा के देखें, चाहे वो भी एग्जाम आप उठा के देखेंगे, ये महज एक संयोग है कि अगर कोई एग्जाम समय अपने टाइमलाइन पे सही से पूरा हो जाए। ये एक हार्श रियलिटी है, इससे भागना नहीं चाहिए, इस पर कोई मक्खनबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब देखो गौर से ATC क्यों बेस्ट है। जाहिर सी बात है कि लाखों की सैलरी जो कि शुरुआत मिलती है, इवन UPSC वो कैटर नहीं कर पाती, इवन कोई प्रोफेसर रैंक की, जो लेक्चरर रैंक की, प्रोफेसर रैंक की जो जॉब्स होती हैं वो भी कैटर नहीं कर पाती। जॉब साइकिल, जो जॉब की सिक्योरिटी है, जो जॉब लेवल मतलब जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, जो वहाँ का कल्चरल लेवल है, ये सारी चीज़ें कहीं मिल करके मोस्ट डिमांडिंग जॉब बनाती हैं। और दूसरी बात यह है, आप JEE पोस्ट पे जाते हो, लेकिन जैसे ही मैनेजरियल रैंक पे आते हो वैसे आपकी अथॉरिटी, आपकी डिग्निटी, आपका कल्चर, आपका स्टैंडर्ड, आपका ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़ इतना सपोर्टिव और कोर असिस्टिंग हो जाता है कि ज़िंदगी जन्नत जैसी फील होती है। ठीक है, भले ही स्ट्रेस ओरिएंटेड जॉब है, स्ट्रेस अलाउंसेस भी इसके लिए दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लाइफस्टाइल हो, सपोर्ट हो, इस मामले में सारे PSUs में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग PSU AAI माना जाता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मानी जाती है। अब अगर आप उसको कंपेयर कभी मत करिएगा एयरलाइन इंडस्ट्री से। एयरलाइन इंडस्ट्रीज अपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, ये सभी क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं। इनके एम्प्लॉयज का, स्टाफ का जो वर्क कल्चर है वो AAI का वर्क कल्चर नहीं है। AAI में जो खुद के वर्क कल्चर है वो काफ़ी सपोर्टिंग और नरिशिंग कंडीशन की है, जो मेंटल सपोर्ट से लेकर के फिजिकल सपोर्ट तक भी ध्यान रखती है। और ध्यान रहे कि अगर आप पार्लियामेंट्री जो रिपोर्ट आई थी राज्यसभा की, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें जो नॉर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं एक ट्रैफिक कंट्रोलर के, उसमें आप देखेंगे कि मसाज चेयर तक की व्यवस्था है। फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी पूरी व्यवस्था करी जाती है टावर्स में। उनके मेडिकल सपोर्ट के लिए भी पूरी व्यवस्था करी जाती है ना। टीवी, एक टेलीविज़न भी होना चाहिए, एक एंटरटेनमेंट हब होना चाहिए। ऐसी सुविधाएं या तो प्राइवेट इंडस्ट्री में गूगल वगैरह मिलती हैं,
जहां मिलने के बावजूद भी आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हो, क्योंकि वहां पे प्रोजेक्ट टारगेट ऐसा रहता है कि गूगल में जॉब करने वाले बंदे ज़्यादातर हम देखते हैं कि साल भर के अंदर वहां से रिजाइन करके कहीं और स्टेप अप हो लेते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में स्टेप अप हो लेते हैं। तो सुविधाएं होना, उसको एंजॉय कर पाना, ये केवल एआई में एटीसी रैंक के ऑफिसर्स के लिए ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बाकी रैंक में या बाकी डिपार्टमेंट में शायद उतना बेहतर नहीं मिल पाता। ऑपरेशंस में थोड़ा दिख जाता है, यानी कॉमन कैडर के लेवल में भी थोड़ी ये सुविधाएं दिख जाती हैं, लेकिन एटीसी में सबसे बेस्ट रहती हैं। तो इसीलिए एटीसी एक आपका जॉब होना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि हम एटीसी कराते हैं, आपको अगर पता हो, ध्यान हो, तो आप देखोगे 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, हम यूट्यूब पे नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब से हमारी कोई अर्निंग नहीं है। जो रही बैचेस की प्रिपरेशन की, तो उसमें भी ध्यान रखें कि बैचेस जब वैकेंसी आती है, शायद मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ कुछ आप लोग की नज़र में, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे साल भर अगर वैकेंसी नहीं आती है तो कॉस्टिंग वही रहती है, बैच वही चल रहे होते हैं, एडमिशन ना के बराबर रहते हैं, शायद ही 1-2 कभी आ जाए। और कॉस्टिंग एक इंस्टीट्यूट रन करना बहुत ज़्यादा होता है। आप में से जितने लोग विजिट किए होंगे वो जानते होंगे कितने स्टाफ्स हैं, कितने फैकल्टीज़ हैं, या जो बैच में होंगे वो भी जानते होंगे। तो जाहिर सी बात है ये नॉन प्रॉफिट सिस्टम है, और मेरा क्योंकि खुद का पैशन रहा है इसीलिए हम इसमें हैं। मेरा मन करता है कि कोई रेगुलर वैकेंसी या कुछ साथ में टारगेट करें, लेकिन वो बिना आप लोग के सहयोग के हो नहीं पाता। और जाहिर सी बात है, आप में से जो भी बच्चे आते हैं तो उनको देखते हैं कि पोटेंशियल देखते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं गाइड करके किसी न किसी कैरियर में सेट कराने का पहला प्रयास करते हैं, दैट ऑफ के अपने पास रख के उनका यूज़ करें या एक्सप्लोटेशन करें। तो ये चीज़ आप समझ रहे होगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एटीसी द बेस्ट है। इसको इस भाव से मत देखिए कि मैं बता रहा हूँ, इस भाव से देखिए क्योंकि ये सचमुच में बेस्ट है। इस पर रिसर्च करिए, एनालाइज करिए, और आप जानेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। कोई एटीसी बंदा जो क्वालिफाइड हो, जो कम से कम 2 से 3 साल जॉब कर चुका हो, यानी अपना बॉन्ड टर्म पूरा कर चुका हो, एक प्रमोशन ले चुका हो, तब आप उससे पूछोगे तो वो बताएगा कि इट वॉज वन ऑफ हिज बेस्ट डिसीजन इन हिज लाइफ। कई बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं और एटीसी क्वालिफाई किए, मैं जानता हूँ उनको पर्सनली, ऐसे बच्चों को, और सब कुछ ड्रॉप कर देते हैं आगे चल करके कि नहीं सर बेस्ट है, इससे अच्छा क्या मिलेगा। ठीक है, ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर, ना कोई किसी तरीके का। इवन एटीसी टावर में प्रधानमंत्री भी नहीं आ सकते, हालांकि मोदी जी कभी कभी चले जाते हैं, एक बार गए हैं, लेकिन वैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई भी एंटर नहीं कर सकता, यानी सिक्योरिटी इस लेवल की होती है। तो फीमेल्स के लिए भी द बेस्ट रहता है। पर्क्स वगैरह या प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा क्या बताएंगे, ब्लॉग वगैरह तो बहुत सारे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, अपने वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना, ये ड्रीम जॉब होनी चाहिए, पर आप परेशान ना हो बीच में। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन सेगमेंट्स में ट्राई करें एज अ बूस्टर्स, ना कि एज अ कैरियर। और जब भी कोई भी जॉब आपकी साइड में क्लियर होती है, आप ज्वाइन करें या ना करें, एक कॉन्फिडेंस देके जाता है, एक बूस्टअप देके जाता है। आप ज्वाइन भी कर लेंगे, बाद में छोड़ करके इसमें चले आएंगे, तो एक कंटिन्यूम है ना। अब भले इसमें कुछ आपको हर्डल्स बीच में दिख रहे हैं टाइम गैप का, लेकिन अगर आप बाकी जॉब से कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात तब भी ये फास्टेस्ट जॉब है ना, कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस 1 साल 1.5 साल में भी हो ही जाता है। आप यूपीएससी देखिए, पीसीएस देखिए, एसएससी देखिए, कितने टाइम लगा देते हैं एक शुरुआत से लेकर अंत तक, तब भी इतना डिले होने के बावजूद। बस इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि टाइमलाइन क्लियर ना होना, एग्जैक्ट डेट पता ना होना, और वो चीज़ हम कोशिश करते हैं कि आप लोग के पास बेस्ट रहे। पर यदा कदा कभी कभी गलती हो जाती है हमसे। गलती क्या हो जाती है, जो डेटा मिला मान लीजिए उतना सुटेबल नहीं हुआ, कोई मान लो 2-3 लोगों से हमने कंफर्म किया वो सही है, बट स्टाफ है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारी साइड तो चलेगी नहीं। जाहिर सी बात है, उसमें कई सारे बड़े बड़े लोग हैं, इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। तो इससे क्या हो जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग कभी कभी थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, जिसमें कई सारे बच्चे जो जानते हैं इस बात को सपोर्टिव रहते हैं। कुछ बच्चे जो जाहिर सी बात है टूट चुके हैं प्रिपरेशन में, जो अपने मन में हताश हैं, वो उसको बियर आउट नहीं कर पाते और सारी भड़ास निकाल देते हैं। हालांकि हम उसमें भी सपोर्ट करते हैं आपका, कि कहीं तो होना चाहिए कि आप अपना गुस्सा निकाल सको, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम। लेकिन फिर भी कोशिश करें, मनोबल न हारें, अपना बढ़िया दिनचर्या रखें, डिसिप्लिन रहें और प्रिपरेशन करते रहें। आगे एक चीज़ और मैं आपको अपडेट देना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे बताया था, एक वादा किया था कि एक एप्लीकेशन हम लोग जनरेट कर रहे हैं, जो कि हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा कठिन रहा है ना। उसमें जो वर्क लोड रहा, मैं देखता रहता हूँ जो डेवलपर्स हैं इस बार वाले, तो क्या थी वो एप्लीकेशन? वो एप्लीकेशन थी जॉब रिलेटेड की, जॉब रिलेवेंट अपडेट या जॉब अपडेट्स की थी। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा आपको बताता रहता हूँ बीच बीच में, ताकि आपको पता रहे कि ये चीज़ चल रहा है और कितना मेहनत और कितना बजट इसमें लग रहा है। इसमें क्या है, हम सारे वैकेंसीज कोशिश करेंगे इसमें फुलफिल करें, और सारे वैकेंसीज फुलफिल हों और हमें अपडेट रहे, कोई छूटने ना पाए। इसके लिए इसमें क्या है, एक छोटा सा ऑप्शन रहेगा जिसमें कोई बच्चा कोई वैकेंसी के बारे में जानता है तो वो भी उसमें अपडेट कर पाएगा, जिसको हमारी टीम यहाँ पे वेरीफाई करके अपडेट कर देगी। और सबसे खास बात, आप इसमें एक प्रोफाइल बनाएंगे, और जो कि मतलब आपके ऊपर है कि आप कितना डेटा उसमें डालना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उसमें अपना क्वालिफिकेशन डाल देते हैं बेटर वे में, क्वालिफिकेशन और साथ में अपना डीओबी डाल देते हैं और साथ में अपना कैटेगरी डाल देते हैं, मतलब इतना तो मस्ट है, आप डालिए, नाम तो डालेंगे ही, मोबाइल नंबर डालेंगे ही। तो इसके बेस पे आपके रिलेवेंट में जितने भी जॉब्स हैं वो सारे आपके प्रोफाइल के मैचिंग के सारे जॉब आएंगे।
और उनमें भी जो बेस्ट जॉब होंगे उस पर स्टार मार्क या हाईलाइटेड या रेड कलर का होगा, ताकि आप उसको जान पाएं, अटेंड कर पाएं। सेकेंडली, उनमें से कोई भी जॉब, भले ही पीएसयू क्यों ना हो, आप उसको सब्सक्राइब कर पाएंगे, और सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि जो उसकी सूचनाएं हम लोगों से छुप जाती हैं, जैसे जिनमें बहुत सारे लोग भर रहे हैं फॉर्म, पता जाता है एटीसी तब भी पता चल जाता है, फायर सर्विसेज नहीं पता चल पाता। कुछ चैनल्स हैं एक दो बेचारे बीच बीच में अपडेट दे देते हैं, लेकिन तब भी जैसे गेट वाले एग्जाम को लेकर के कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई एग्जाम नहीं, तो कोई कोचिंग वाला आया नहीं बताने कि कब क्या होने वाला है, कौन सा प्रोसीजर कब होगा। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारा नाइंसाफ़ी हो जाता है, हम भी नहीं आ पाते, जाहिर सी बात है, एक आदमी क्या क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी कोशिश यही रहेगी कि इसमें आपको हर जगह पे अपडेट मिलता रहे कि अब क्या प्रोसीजर है, यानी रियल टाइम अपडेट मिल जाए। और रियल टाइम अपडेट मिल पाए, इसके लिए इंश्योरिटी वही है कि जो भी कैंडिडेट इसमें भरे हुए हैं, किसी को भी कोई अपडेट होगा वो भर देगा, हम उसको क्रॉस चेक करके तुरंत लाइव कर देंगे। यानी कि यहाँ पे मतलब एक मेंबर स्टाफ बनाएंगे और देखेंगे कैसे कैसे चलता है। तो हमारी प्रयास यही है कि बहुत जल्द ही 14 तारीख, वैसे हमने उसका टाइमलाइन रखा था, लेकिन आज तो 15 हो गया, कोशिश करते हैं कि कल शायद रनिंग मॉड्यूल आ जाए, तो वो हम लोग चेक करना शुरू करेंगे। यानी 15 दिन हम लोग उसको चेक करेंगे कि क्या क्या उसमें ग्लिचेस हैं, फिर इंप्रूव करेंगे। और जाहिर सी बात है, शुरुआत में कुछ ग्लिचेस रहेंगे तो हम आपसे सपोर्ट चाहेंगे कि आप उससे परेशान ना हो, थोड़ा समय लगता है कोई भी चीज़ नया करने में। तो ये कुल मिला करके अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत सारा असिस्टेंस देगा अपने स्टूडेंट्स को, और इससे शायद थोड़ा बेहतर हो पाएगा, आप लोग को सपोर्ट मिल पाएगी। और इससे सबसे अच्छा बेहतर ये भी रहेगा कि क्योंकि हम लोग का सेगमेंट एटीसी है ना, तो एटीसी रिलेवेंट जो जॉब होंगे उसको आप लोग जितने भी एटीसी वाले एस्पिरेंट रहेंगे उनके लिए बेनिफिट मिल जाएगा कि भाई देखो ये चुन सकते हो इसके साथ में, और आपकी प्रिपरेशन हैम्पर भी नहीं होगी, और वो कहीं ना कहीं बूस्टअप करेगा। आईएमडी हमने आपसे कहा था कि जितने लोग भर चुके हो वो ज़रूर उसमें प्रोसीड करना, क्योंकि उसके इंटरव्यू में जाहिर सी बात है वही फिजिक्स, वही मैथ्स, वही नॉन टेक रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वो आपको कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा। तो आज के लिए कुल मिला जुला के न्यूज़ इतनी थी, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैकेंसीज जो हैं वो फॉर श्योर हैं कि नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में ही आएगी। कई सारे नॉन ऑफिशियल चैनल्स या ग्रुप्स व्हाट्सएप पे हमने देखे जिनमें उल्टे पलटे न्यूज़ डालते रहते, तो उल्टे पलटी चीज़ों को इग्नोर करें जब तक या तो आपके पास में कोई ऑफिशियल डेटा हो जहाँ से आप ले पाएं, या फिर कम से कम कोई अथॉरिटी पर्सन बोल रहा हो, नहीं बोल पा रहा तो कम से कम एक कोई यूट्यूब चैनल ही हो ढंग का हो, वही बोल रहा हो, क्योंकि हम अपनी साख दाव पे तो लगाएंगे नहीं झूठ बोल के या कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप डीवी का डेट गलत बता रहे हो अपने बेनिफिट के लिए, तो ध्यान रखें डीवी के डेट से हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखें, क्योंकि नई वैकेंसी पे शायद हो सकता है का दो एडमिशन आ जाए, लेकिन डीवी का डेट बताने या आगे बताने पीछे बताने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो कभी कभी जो भी आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो या कोई भी चीज़ें आप बोल देते हो अचानक से, जब खासकर उन बच्चों से जो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको 2 बार सोच के तब बोला करें। कभी कभी थोड़ा सा कष्ट होता देख करके कि यार कैसे, लेकिन फिर भी हम समझते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं कि आप किस मेंटल कंडीशन से गुजर रहे हो, और उसमें भी सपोर्टिव रहने की कोशिश करते हैं। तो इधर उधर की कोई भी कमेंट या प्रतिक्रिया करने से कोई फायदा वायदा होता नहीं। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें कि आपकी ज़िंदगी आप है, आप भले तो जग भला। तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप इस लायक हो पाएँ कि दुनिया का भला हो, और समाज में, सोसाइटी में कुछ कर पाएँ, कुछ दे पाएँ। जब तक आपका कप खुद का भरा नहीं हुआ तब तक आप किसी के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। एक योग्य पर्सन ही कुछ किसी के लिए कर सकता है। जब आप खुद ही खाली हैं तो आपकी कोई भी इज्जत, किसी प्रकार की सेल्फ प्रेस्टीज, सेल्फ ईगो, ये सब कुछ होना नहीं चाहिए। आप कोशिश करके चलें कि जो भी बन पड़े, जो भी करना पड़ जाए, वो चीज़ करके अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाएं। और डेस्टिनी डिजर्विंग कैंडिडेट को चूज करके वहां से वहां तक लेके जाती है। इतिहास गवाह है, कभी कोई मेहनत वेस्ट नहीं जाती। तो कोशिश करें, अपना द बेस्ट करें, अपना सेहत का ध्यान रखें, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपने माइंड हेल्थ का ध्यान रखें। हो सके बीच बीच में कोई भी साइकोलॉजिस्ट लेवल का कोई पर्सन हो जो मेंटल सपोर्ट आपको देता हो, या फिर साइकोलॉजिस्ट जो प्रोफेशनल हो उनको विजिट करें। हम इस बात का दावे से कहते हैं कि कभी निराश नहीं होंगे। वो प्रोफेशनल्स हैं, वो इतना बढ़िया डील करते हैं। अगर फाइनेंशियल इशू ना हो तो ऐसे में क्या होगा, साइकेट्रिस्ट नहीं जो दवा देते हैं, साइकोलॉजिस्ट, शायद आपको बेहतर फील होगा और आप बहुत बेहतर डिसीजन मेकिंग कंडीशन में जा पाएंगे। बुरी आदतों से दूर रहें और एक बढ़िया सा रूटीन बनाएं। और एक चीज़ ध्यान रखें, अ डिसिप्लिन पर्सन कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल। तो एक कसौटी जो जिंदगी की है सफलता की, वो खाली डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब नहीं रोबोट बन जाए, डिसिप्लिन का मतलब बस इतना सा है कि सुबह से शाम तक आप अपने हिसाब से कोई डिसीजन बनाएं कि ये चीज़ें इस हिसाब से वो करनी है, और उसको धीरे धीरे करके हैबिट में ले आएँ कि करना है। फिक्स नहीं कि 7 बजे उठूंगा, 7 ही बजे उठना है। आप 6:30 भी उठ सकते हो, 7:30 भी उठ सकते हो। डिपेंड्स ऑन द कि कितना आपके अंदर फटीक है, लेकिन फिर भी ये चीज़ क्लियर रहे कि आपको क्या करना है, और वो समय आप कर रहे हो, जो डिसाइड कर रहे हो उसको फुलफिल कर रहे हो। छोटे छोटे डिसीजन बनाएं, एटॉमिक हैबिट की तरह छोटे छोटे डिसीजन बनाएं, उसको फुलफिल करें, और उससे आप पाएंगे कि आप बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। और आप बेहतर, दुनिया बेहतर, हम भी बेहतर। ठीक है, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। और जाते जाते बस इतना सा ध्यान रखें कि क्योंकि हम लोगों ने 11 सेगमेंट कवर कर लिया है, 12 सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो बीच बीच में ज्वाइन करने से हमको लगता है कि ज़्यादा दिक्कत ही होती है, इसलिए बीच में हम कहीं प्रमोट भी नहीं करते। पर इस टाइम पे अगर आप ज्वाइन करते हैं, शायद आपको भी बेनिफिट रहेगा कि आप एक सही समय पर आप बैच के साथ जुड़ रहे हैं।
तो कोशिश करिएगा इसी हफ्ते में इनरोल करने का, और इस टाइम पे हम कुछ ज़रूर सपोर्टिव डिस्काउंट्स वगैरह ओपन कर देंगे ताकि कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको भी मिल पाए उसके लिए, ठीक है। और लास्ट ईयर का जो सिलेक्शन है या उसके पहले का जो सिलेक्शन है या उसके पहले का सिलेक्शन है, आप निश्चिंत रहिए, आप कभी भी आएंगे रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिलेक्शन रहे हैं। यानी जितने अपने एडमिशन्स हैं उसमें से भी आप देखोगे मैक्सिमम ऑफ द कैंडिडेट्स आर गेटिंग सिलेक्टेड। डेटा है, रिकॉर्ड है, सब कुछ है, कभी भी आप आइए। अब कुछ बच्चे कहते हैं फ़ोन करके कि बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है, हम क्यों देखें, लेकिन आप ऐसे नहीं कहेंगे, वैसे नहीं, ये झूठ है, ये सब देखो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। बर्डन ऑफ प्रूफ गवर्नमेंट नहीं मान रही तो हम कैसे थाली और कटोरा पीटते हुए आपके पास आ जाएंगे बताने के लिए, और वो तभी बता पाएंगे जब आप जानने की इच्छा रखेंगे। आप मान सकते हैं, नहीं मान सकते तो चेक कर सकते हैं, चेक करने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए, या तो भरोसा होना चाहिए या तो उतना मेहनत होनी चाहिए। दूसरी बात, रही बात रेगुलेशंस की, गवर्नमेंट गाइडलाइंस की सिलेक्शंस को लेकर के, तो वो हम लोग फॉलो करते हैं। तो बिन बात के कोई भी चीज़ झूठी हम वैसे भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे हमारा करियर दाव पे आ जाएगा, वो हम कभी नहीं करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कहीं भरोसा और कहीं थोड़ी सी मेहनत जो कि लॉजिकल हो, वो चीज़ आप करेंगे तो आप पाएंगे ज़िंदगी बहुत आसान है। उतनी स्ट्रेस्ड है नहीं जितना हम लोग बना लेते हैं अपने विचारों में, और ना ही उतने चैलेंजेस इतना अपने दिमाग में लड़ रहे होते हैं, हकीकत में उतने नहीं हैं। तो हकीकत में आइए, अपने प्रोक्रास्टिनेशन से निकलिए, थोड़ा सा रूटीन बदलिए, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइफ में ऐड करिए, एक जिम ऐड करिए, है ना, और बेस्ट रहिए। तो वैकेंसीज जाहिर सी बात आनी है, तो जाहिर सी बात है कि आपको ज्वाइन भी करना चाहिए। कॉमन कैडर एस्पिरेंट जितने भी हैं, कोई भी ग्रेजुएट उसमें भर सकता है, तो अगर आप कोई भी ग्रेजुएट हैं तो कॉमन कैडर के लिए बेस्ट है। तो अब कॉमन कैडर डायरेक्टली आप प्रिपेयर नहीं कर सकते तो कोई बैंकिंग का एग्जाम देख लीजिए। हम लोग एक बैच चलाए थे, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आप चाहें तो इनरोल करें, अगर नहीं चाहें तो आप आईपीएस टारगेट कर लें। आईपीएस का पूरा पैटर्न रहता है ना, पीओ लेवल का कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लें, उससे आपकी बैंकिंग मजबूत हो रही है, उधर जॉब निकल गया, बेस्ट है। और साथ में कॉमन कैडर जब आएगा जंप कर जाइएगा, लेकिन प्रिपरेशन करते रहिए, है ना। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करते रहना, कुछ ना करके पछताने से अच्छा है कुछ करके पछताना, है ना। करने के बाद पछतावा कम होता है, ना करके पछताना वो गिल्ट में पूरा जिंदगी बीत जाता है, ठीक है। और पढ़ाई कभी जाया जाती नहीं, आप जानते ही हो, एक बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा जिंदगी में कभी ना कभी, नहीं तो वही विशियस लूप में आप फंसे रहेंगे। हर बार चाहेंगे कि एक महीने में सब कवर कर लें, एक महीने में कुछ आएगा नहीं, 2-2 साल निकल जाते हैं और आप हर बार एक महीने में कवर करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते। तो एक समय अपना टाइम लाइन दीजिए। देखो अभी अगर वैकेंसी आ भी गई फेब के बीच में तक, तो जाहिर सी बात है आपका वैकेंसी का एग्जाम होने तक आपके पास लगभग 5 से 6 महीने मिलेंगे। एक बढ़िया टाइम लाइन बनाइए, 4-5 महीना दीजिए खुद को, और ढंग से एक एक चीज़ को पढ़ करके निकल जाइए, ताकि कोई भी एग्जाम आगे ना तो हर एक निकले। जिनका एग्जाम निकलना शुरू होता है, हर एग्जाम निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि जाहिर सी बात है वही सारी चीज़ें हैं, वही सब कुछ पढ़ना है, तो आप उसको बेहतर कर पाएंगे। और आई होप फॉर द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, और उम्मीद है कि आप समझेंगे चीज़ों को और मनोबल बिना हारे हुए थोड़ा सा जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।